ये कहानी शुरू होती है एक पारिवारिक झगड़े से। एक ऐसा झगड़ा जो अगर राज परिवार में न हुआ होता तो शायद कुछ दिनों में सुलझ भी जाता, लेकिन जब झगड़ा मगध के राजमहल का हो तो वो पारिवारिक नहीं रह सकता, राजनैतिक बन जाता है और उसकी चिंगारी से साम्राज्य के साम्राज्य चलते हैं। जैन परंपरा की कथाओं में इस झगड़े का जिक्र बड़े विस्तार से मिलता है। कहते हैं कि मगध के महान राजा बिंबसार ने अपने छोटे बेटों हल और विहल को दो बेहद कीमती तोहफे दिए थे। पहला था सेचनक नाम का एक हाथी और दूसरा था 18 लड़ियों वाला एक दिव्य हार। बिंबसार का एक और बेटा था अजातशत्रु, जो अपने पिता को कैद कर मगध की गद्दी पर बैठा था। बाद में मार भी डाला था बिंबसार। एक दिन अजातशत्रु की रानी पद्मावती ने अपनी देवरानी यानी विहल्य की पत्नी को एक बेशकीमती हार पहने देख लिया। वही लड़ियों वाला हार था। देखते ही रानी ने जिद पकड़ ली कि वो हार और वो हाथी उसे चाहिए। अब पत्नी की बात को भला कौन टाले, तो अजातशत्रु ने तुरंत अपने सौतेले भाइयों को संदेश भिजवाया और संदेश क्या, हुक्म ही था कि सेचनक हाथी और वो हार दोनों फौरन मेरे हवाले करो। हल और विहल जानते थे कि उनके बड़े भाई का हुक्म टालने का मतलब है मौत। जब बाप नहीं बचा तो भाई कैसे बचेगा। इन्हें अपनी जान और अपने पिता की दी हुई विरासत दोनों को बचाना था। तो रातों रात वो ये दो कीमती तोहफे लेकर मगध की राजधानी राजगृह, जो आज के बिहार में राजगीर के नाम से जानी जाती है, वहां से भाग निकले और भागकर पहुंचे गंगा नदी के पार वैशाली में। वैशाली, जो आज बिहार का एक जिला है, उस दौर में दुनिया के सबसे शक्तिशाली गणराज्य वज्जी संघ की राजधानी थी और वहां राज करते थे हल और विहल के नाना राजा चेतक। हल और विहल ने अपने नाना की शरण ली और उन्हें पूरी कहानी भी सुनाई। जैसे ही अजातशत्रु को यह खबर मिली, वो आग बबूला हो गया। उसने राजा चेतक को एक सख्त पैगाम भेजा कि मेरे भगौड़े भाइयों और मेरी शाही संपत्ति तुरंत मुझे सौंप दो, हाथी भी हार भी, वरना जंग होगी। अब चेतक पसोपेश में थे। एक तरफ उनके नवासे और दूसरी तरफ उस समय उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद। चेतक ने लेकिन शरणागत को लौटाने से साफ इनकार किया और बस इसी ना के साथ उस महायुद्ध की नींव रखी गई जो अगले 16 साल तक चला। एक ऐसी जंग जो एक पारिवारिक जिद से शुरू हुई और हिंदुस्तान के पहले गणराज्य की तबाही पर जाकर खत्म हुई। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज जानेंगे कहानी हिंदुस्तान के दो सबसे बड़े राजनीतिक खानदानों के बीच हुई एक ऐसी जंग की जिसने भारत के पहले गणराज्य को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। कहानी इतिहास की है, लेकिन इसमें वर्तमान लोकतंत्र और गणतंत्र सबके लिए सबक है। सबक क्या, वो आपको आगे कहानी से समझ आ जाएगा। जिस जंग की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ जमीन के दो टुकड़ों के बीच नहीं थी। ये दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग व्यवस्थाओं की टक्कर थी। एक तरफ थी राजशाही यानी मोनार्की और दूसरी तरफ था गणराज्य यानी रिपब्लिक। इस लड़ाई का नतीजा ये तय करने वाला था कि आने वाले हिंदुस्तान का भविष्य कैसा होगा। तो चलिए पहले उस तरफ चलते हैं जहां एक आदमी का हुक्म चलता था, यानी कि मगध। मगध उस वक्त उत्तरी भारत की सबसे तेजी से उभरती हुई ताकत थी। ताकत दो वजहों से, एक बहुत सारी फर्टाइल लैंड है इंडो गैंजेटिक प्लेन में जहां बहुत फसल हो सकती है, बहुत सारा कर आप इकट्ठा कर सकते हो, और दूसरी तरफ इनके पास वो खदानें भी थी जहां से मेटल्स निकला करते थे, यानी इनके पास उस जमाने के हिसाब से अत्याधुनिक हथियार बनाने के लिए मिनरल्स थे। मगध की राजधानी थी राजगृह, जो कि आज राजगीर के नाम से जाना जाता है। 5 तरफ से पहाड़ियों से घिरा एक अभेद्य किला समझ लीजिए आप। मगध की ताकत की नींव राजा बिंबसार ने रखी थी, लेकिन अब गद्दी पर उनका बेटा अजातशत्रु बैठा था। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मगध की गद्दी को लेकर देखने को मिलेगी कि वहाँ पे ज्येष्ठ पुत्र जैसा कोई कॉन्सेप्ट आपको काम करता हुआ नहीं मिलता है। जिसके पास पावर है वो गद्दी पर बैठेगा। तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको ये देखने को मिलता है कि जो फेवरेट सन होता है वो राजा की हत्या करके गद्दी पर बैठता है। आगे चल के आपको मगध में जैसे जैसे आप पीरियड में आगे जाएंगे, अशोक तक यही चीज़ करते हैं, अपने भाइयों की हत्या करते हैं। खैर, हम वापस किस्से पर लौटते हैं अजातशत्रु के।
वही अजातशत्रु जो राजा बनने से पहले अंग महाजनपद की जीती हुई राजधानी चंपा के गवर्नर रह चुके थे। अजातशत्रु के तहत मगध की व्यवस्था बहुत सिंपल थी। सबसे ऊपर राजा होगा और बाकी सब उसके नीचे। फैसले तेजी से लिए जाते थे। इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी अपनी किताब पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में बताते हैं कि मगध एक तेज धार वाले भाले की तरह था जिसे एक ही मजबूत हाथ ने पकड़ रखा था। वहीं दूसरी तरफ वैशाली एक मजबूत ढाल की तरह था जिसे कई हाथों ने मिलकर सहारा दिया हुआ था। वैशाली विज्जी संघ यानी विज्जी कन्फेडरेसी का दिल था। विज्जी एक कोई राजघराना नहीं था बल्कि 8 कुलों का एक महासंघ था और इन 8 कुलों में या क्लैंस में सबसे ताकतवर थे वैशाली के लिच्छवी। यहाँ कोई एक राजा नहीं था, एक गणराज्य था जिसे हम उस दौर का लोकतंत्र कह सकते हैं। मिलती जुलती व्यवस्था। सारे बड़े फैसले वैशाली के सभा भवन जिसे संथागार कहते थे वहां लिए जाते थे। उस सभा में सभी 8 कुलों के प्रमुख सरदार बैठते थे। किसी भी मुद्दे पर लंबी बहस चलती थी और हर पहलू पर विचार होता था। फिर सबकी सहमति या बहुमत से ही कोई फैसला लिया जाता था। और इस गणराज्य के नेता थे राजा चेतक। चेतक को मगध के राजा की तरह आप नहीं समझ सकते, लेकिन सम्राट नहीं थे बल्कि लिच्छवियों के चुने हुए ये सबसे सम्मानित प्रमुख वो थे। एक ऐसा नेता जिसका हर कोई सम्मान करता था। दिलचस्प बात यह है कि चेतक का खून दोनों तरफ मौजूद था। वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर के नाना थे और मगध के राजा अजातशत्रु की मां भी चेतक की ही बेटी यानी एक लिच्छवी राजकुमारी थी। इस नाते से चेतक अजातशत्रु के नाना थे, यानी ये लड़ाई नाना और नाती के बीच भी थी। बिसात बिछ गई थी। एक तरफ था मगध का तेज धार वाला भाला और दूसरी तरफ थी वैशाली की मजबूत ढाल। हाथी और हार के झगड़े ने इन दोनों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब सवाल ये नहीं था कि कौन जीतेगा, सवाल ये था कि पहले टूटेगा कौन। जैसा कि हमने शुरू में जिक्र किया, जैन धर्म ग्रंथ इस महायुद्ध का कारण एक पारिवारिक झगड़े को बताते हैं। सेचनक हाथी और वो बेशकीमती हार इसकी वजह बनता है जैन मत के अनुसार। हालांकि बौद्ध परंपरा इस जंग की एक दूसरी और ज्यादा व्यवहारिक वजह आपको मिलती है जिसका ताल्लुक सीधे सीधे पैसे और व्यापार से था। इतिहासकार A.L. बाशम बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय का हवाला देते हुए लिखते हैं कि गंगा नदी के किनारे एक बंदरगाह पर मगध और विज्जी दोनों का साझा नियंत्रण था, यानी दोनों मिलकर चला रहे थे। यहाँ एक बेहद कीमती सुगंधित पदार्थ का व्यापार होता था जिससे दोनों राज्यों को भारी मुनाफा मिलता था, रेवेन्यू। एक बार अजातशत्रु के लोगों के पहुंचने से पहले ही लिच्छवियों ने लेकिन सारा माल उठा लिया और ये हुआ व्यापारिक समझौते का सीधा सीधा उल्लंघन। इस धोखे ने अजातशत्रु को वो बहाना दिया जिसकी उसे शायद तलाश ही थी। अगर आप वैशाली की नगरवधु वाली कहानी पर जाएंगे तो आपको मगध और विज्जियों के बीच में दुश्मनी के और भी कारण मिल जाएंगे। एक एंगल उसके अंदर ये दिया है कि अजातशत्रु अपना दिल दे बैठे थे आम्रपाली को, जो कि वैशाली की नगरवधु थी। अजातशत्रु एक हमले के दौरान घायल हुए। उनको आम्रपाली ने पनाह दी। जानती नहीं थी कि अजातशत्रु है, दुश्मन है। घाव भरे, दोनों जवान थे, दोनों में प्यार हो जाता है। लेकिन जब आम्रपाली को ये मालूम चलता है कि उन्होंने दुश्मन के घाव भरे तो वो अजातशत्रु से लौटने को कहती हैं। साथ में ये वचन भी लेती है कि आप दोबारा विज्जी पर या वैशाली पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन जब ये बात पब्लिक हो जाती है कि आम्रपाली और अजातशत्रु के बीच में प्रेम का बीज पड़ गया था तो विज्जी में ही आम्रपाली अकेली पड़ जाती है, उसको कैद कर लिया जाता है और बाद में अजातशत्रु को एक और बहाना मिलता है टू अटैक विज्जी संघ या वैशाली। ये भी एक मत, एक कहानी है, तो हम आपको वो भी बता दे रहे हैं। लेकिन लौटते हैं फिलहाल के लिए कि जैन धर्म ग्रंथ और बौद्ध धर्म ग्रंथ, इनके मुताबिक कहानी क्या थी। अजातशत्रु ने विज्जी संघ को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया। कैसे किया, उसके अनेक कारण हो सकते हैं। बंदरगाह वाला धोखा भी हो सकता है या फिर हाथी और हार की कहानी भी हो सकती है, लेकिन उसने फैसला तो किया। अब अजातशत्रु ने अहद तो कर लिया, लेकिन जानता था कि जब तक विज्जी एक हैं, सारे उनके क्लाइंट्स एक हैं, आमने सामने की लड़ाई में उनको हराना मुमकिन नहीं होगा, चाहे मगध की सेना कितना जोर लगा ले। और इसके लिए ताकत से पहले ज़रूरत थी एक ऐसे मोहरे की जो दुनिया के सबसे मजबूत गणराज्य को अंदर से खोखला करे। और यहीं से कहानी में उस किरदार की एंट्री होती है जो इस जंग का सबसे बड़ा रणनीतिकार बना।
अजातशत्रु ने, जैसा हमने बताया, जंग का फैसला तो कर लिया था, लेकिन उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी, विज्जी संघ यानी उस कन्फेडरेसी की एकता। अजातशत्रु जानते थे कि जब तक लिच्छवी और दूसरे विज्जी कुल एक है, उन्हें हरा नहीं पाएंगे। जैसा कि बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है, खुद गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि जब तक विज्जी अपनी सभाएं करते रहेंगे, एक होकर फैसले लेते रहेंगे, अपनी परंपराओं का सम्मान करेंगे, अजय रहेंगे। तो अजातशत्रु को एक ऐसा रास्ता निकालना था जिससे ये एकता टूटे, और इसके लिए जरूरत थी एक ऐसी चाल की जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से काम करे। और इस काम के लिए उसने अपने सबसे शातिर मंत्री को चुना, एक ब्राह्मण जिसका नाम था वत्सकार। बौद्ध विद्वान बुद्ध घोष की लिखी टीकाओं में जिक्र आता है कि एक रोज अजातशत्रु ने भरी सभा में वत्सकार को बुलाया। उसने वज्जियों पर हमला करने की अपनी योजना बताई। वत्सकार ने नाटक के मुताबिक, जो पहले से तय था, इस योजना का विरोध कर दिया भरे दरबार में। मगध के राजा को चैलेंज। उसने कहा कि वज्जियों पर हमला करना मगध के लिए घातक साबित होगा, बेवकूफ़ी होगी। और इसी बात पर राजा और मंत्री में एक झूठी लेकिन ज़बरदस्त बहस होती है सबके सामने। अजातशत्रु ने गुस्से में आकर वत्सकार पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया और उसे तुरंत देश निकाला दे दिया। अजातशत्रु जैसा शख्स जो गद्दी के लिए अपने पिता की जान ले सकता है, उसने वत्सकार को बख्श दिया तो शुभा पैदा होता, लेकिन यही वत्सकार का ब्राह्मण होना काम आया। तमाशा देख रहे लोगों ने यही मतलब निकाला कि अजातशत्रु ने जान इसलिए बख्शी क्योंकि वो ब्रह्म हत्या का दोष अपने सिर पर नहीं चाहता था कि ब्राह्मण है, मैं मार नहीं सकता तो देश निकाला देता हूं। यानी जो खेल चल रहा था वो हकीकत के इतना करीब था कि किसी ने सोचा नहीं उस बारे में कि ये गलत भी हो सकता है। वत्सकार अपमानित होकर मगध से निकला और कुछ समय बाद एक भगौड़े की हालत में वैशाली पहुंच गया। उसने लिच्छवी सरदारों को बताया कि कैसे अजातशत्रु ने उसके वफादारी का अपमान किया। अब लिच्छवियों को लगा कि मगध का एक नाराज लेकिन अनुभवी मंत्री उनके बहुत काम आ सकता है, तो उन्होंने वत्सकार को न सिर्फ शरण दी बल्कि उसे अपनी न्याय व्यवस्था में एक पद भी दे दिया, ऊंचा पद। और ये उनकी बहुत बड़ी गलती साबित हुई। अगले 3 साल तक वत्सकार एक दीमक की तरह विज्जी संघ की जड़ों को खोखला करता रहा। उसने बहुत धीरे धीरे और चालाकी से काम किया। लिच्छवी सरदारों के बीच फूट डालने लगा और तरीका उसका बड़ा सिंपल था। एक सरदार के पास जाकर दूसरे की झूठी तारीफ करता और फिर दूसरे के पास जाकर पहले वाले के खिलाफ कान भर देता। वो बच्चों के बीच हुए छोटे मोटे झगड़ों को भी उनके परिवारों के बीच दुश्मनी का मुद्दा बना देता। जब संथागार यानी सभा में किसी बात पर बहस होती तो वत्सकार एक सरदार को अकेले में सलाह दे देता कि वो अपनी बात पर अड़ा रहे, और फिर वो बाकी सरदारों से कहता कि देखो सरदार कितना अहंकारी है, किसी की सुन नहीं रहा। कंसेंसस जो थी विज्जी में उसको तोड़ दिया। धीरे धीरे विज्जी के जितने कुल थे एक दूसरे पर ही शक करने लगे और उनकी सभाओं में अब सहमति नहीं, झगड़े होने लगे। 3 साल के अंदर विज्जी संघ का हर सरदार दूसरे को अपना दुश्मन समझने लगा और उनकी एकता पूरी तरह टूट गई थी। जब वत्सकार को यकीन हो गया कि उसका काम पूरा हो गया तो उसने चुपके से अजातशत्रु को एक संदेश भेजा, और संदेश था कि अब हमला करो, लिच्छवी एक साथ लड़ने के लिए कभी इकट्ठा नहीं होंगे। मगध के जासूस ने अपना काम कर दिया। अब बारी थी मगध के सिपाहियों की। जैसे ही वत्सकार का संदेश मगध पहुंचा, अजातशत्रु ने अपनी सेना को कूच का हुक्म दे दिया। उसे पता था कि विज्जी संघ अंदर से खोखला हो चुका है और यही हमला करने का सबसे सही वक्त होगा। लेकिन हमला करने से पहले उसने एक बहुत बड़ा रणनीतिक काम पूरा कर लिया था। उसने गंगा और सोन नदी के संगम पर बसे एक छोटे से गांव पाटली ग्राम में एक विशाल और मजबूत किला बनवाया था, और यही किला आगे चलकर मगध की नई राजधानी पाटलिपुत्र बना, जो आज पटना कहलाता है। ये किला विज्जियों के इलाके के ठीक सामने एक फॉरवर्ड मिलिट्री बेस की तरह था, जहां से मगध की सेना आसानी से गंगा पार हमला कर सकती थी। लेकिन ये जीत उतनी भी आसान नहीं थी जितनी अजातशत्रु ने सोची। जैन ग्रंथों के अनुसार ये जंग 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 16 साल चली। ये इस बात का सबूत है कि अंदरूनी फूट के बावजूद लिच्छवियों ने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी। सालों तक मगध की सेना वैशाली के मजबूत किलों को भेज नहीं पाई। जब अजातशत्रु को लगा कि ताकत और साजिश दोनों काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसने अपने 2 गुप्त हथियार मैदान में उतारे। ये ऐसे हथियार थे जो उस जमाने ने पहले कभी नहीं देखे थे। इन हथियारों का जिक्र हमें जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। पहला हथियार था महाशिला कंटक। इसे आप उस जमाने के एक विशाल गुलेल या तोप समझ सकते हैं। ये एक ऐसी मशीन थी जो बड़े बड़े पत्थरों को बहुत ताकत से दूर तक फेंकती थी। जब वैशाली की सेना अपने तीरों और भालों से लड़ रही थी, तब मगध की सेना इस मशीन से शहर की दीवारों और दरवाजों पर विशाल पत्थर बरसा रही थी।
ये एक ऐसा हथियार था जिसने युद्ध के तरीके बदल दिए। इसने लिच्छवियों के किलों को कमजोर कर दिया और उनकी सेना के दिल में खौफ भी भर दिया। दूसरा हथियार और भी ज्यादा विनाशकारी था और इसका नाम था रथ मूसल। एक तरह का बख्तरबंद रथ था जिसमें तेज धार वाली तलवारें और गदा लगी होती थी, जो अपने रास्ते में आने वाले हर सिपाही को काटते हुए आगे बढ़ती थी। अगर आपको बाहुबली फिल्म का वो सीन याद है जिसमें भल्लाल देव का रथ अपने आप दुश्मनों को काटता हुआ आगे बढ़ता है, तो आप रथ मूसल की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। उस दौर का एक टैंक था जिसे रोकना लगभग नामुमकिन था। साइकोलॉजिकल इफेक्ट इसका बहुत ज्यादा था। इन दो महाविनाशक हथियारों ने जंग का पासा पलटा। महाशिलाकंटक ने वैशाली की मजबूत दीवारों को तोड़ दिया और रथ मूसल ने उसकी बहादुर सेना को कुचला। लिच्छवियों की एकता तो पहले ही टूट चुकी थी और अब उनकी सैन्य ताकत भी इन नए हथियारों के सामने जवाब दे रही थी। 16 साल की लंबी और खूनी लड़ाई के बाद अब मगध की सेना वैशाली के दरवाजे पर खड़ी थी और हिंदुस्तान के पहले गणराज्य का सूरज अब डूबने वाला था। 16 साल की लंबी लड़ाई, एक धूर्त जासूस की साजिश और महाविनाश के हथियारों के दम पर आखिरकार मगध की सेना ने वैशाली की दीवारों को तोड़ दिया। अजातशत्रु की सेना शहर के अंदर घुसी। एक समृद्ध और गौरवशाली शहर को लूटा गया और तबाह कर दिया गया। इस तबाही के बीच विज्जी संघ यानी कि विज्जी कन्फेडरेसी के प्रमुख राजा चेतक ने दुश्मनों के हाथों पकड़े जाने या मारे जाने से इनकार कर दिया। जैन परंपरा का मत है कि अपनी आंखों के सामने अपने गणराज्य को मरता देख उन्होंने हार स्वीकार करने के बजाय मृत्यु को गले लगाना बेहतर समझा। वैशाली के पतन के साथ ही विज्जी संघ का भी अंत हुआ। लिच्छवियों की ताकत हमेशा के लिए टूट गई और उनके पूरे इलाके को मगध में मिला लिया गया। माना जाता है कि जो लिच्छवी इस विनाश से बचे वही उत्तर की तरफ भागे और वो उन पहाड़ियों में बसे जिन्हें आज हम नेपाल कहते हैं। ये सिर्फ एक शहर या संघ की हार नहीं थी, ये इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी जैसे विद्वान इस जीत को मगध के उदय में एक मील का पत्थर मानते हैं। इस जीत के साथ ही पूर्वी भारत में मगध को चुनौती देने वाली कोई बड़ी ताकत नहीं बची। कोसल और काशी पहले ही मगध के अधीन थे। अब विजय संघ के पतन के साथ अजातशत्रु उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट बन गया। सिर्फ एक महाजनपद थी जो मगध की बराबरी के बारे में सोच सकती थी, अवंती, लेकिन मगध से कहीं दूर आज के पश्चिम मध्य प्रदेश में थी, तो उसे लेकर इतनी चिंता मगध में थी नहीं। आगे जाकर अवंती से भी मगध की लड़ाई हुई, लेकिन उसकी कहानी आपको फिर कभी सुनाएंगे। बहरहाल मगध की वैशाली पर जीत का एक और बड़ा नतीजा निकला। ये राजशाही की गणराज्य यानी रिपब्लिक पर एक निर्णायक जीत थी। इसने साबित कर दिया कि आने वाली सदियों में भारत की राजनीति का भविष्य बड़े और केंद्रीयकृत और एक राजा वाले साम्राज्यों के हाथ में होगा। अजातशत्रु की इस जीत ने उस जमीन को तैयार किया जिस पर आगे चलकर नंद और फिर मौर्य साम्राज्य की विशाल इमारत खड़ी हुई। ये कहानी आपके लिए लिखी थी कमल ने और इसे रिकॉर्ड किया था इरशाद और अभिषेक ने। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि अलिफ लैला की ये किस्त आपको कैसे लगी। आप देखते रहिए खबरदार।